हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग। स्वागत है भैया आपका पी ब्लॉक में, लेक्चर नंबर 2 में। हाँ, आज का लेक्चर भी थोड़ा ऐसा ऐसा सा रहेगा कि हम जो पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है उसको पूरा करेंगे। फिर कल से हम लोग जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको एक्स्ट्रा मतलब ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर है। मैं तो यही बोलूंगा कि एक बार देख के चले जाना। हाँ जी, नमस्ते। हम्म। नीट में जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, हाँ वो मैं इनऑर्गेनिक वाला पार्ट तो करवा दूंगा आपको। सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं उसको, जिसमें कुछ केटायंस दिए हुए हैं, कुछ एनायंस दिए हुए हैं, कार्बोनेट दिया हुआ है, सल्फेट दिया हुआ है, नाइट्रेट दिया हुआ है, फ्लोराइड क्लोराइड नहीं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड दिया हुआ है। तो एनायंस ये दिए हुए हैं। केटायंस आई थिंक आयरन +3 दिया हुआ है, Pb+2 दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है। जहां तक मुझे याद है जो कुछ दिया हुआ है उनके टेस्ट करवा दूंगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट है ना, और कंफर्मेटिव टेस्ट दोनों करवा दूंगा। फिकर नोट अच्छे से किया हुआ है मैंने, वो मेरे स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम पे भी, तो मैं करवा दूंगा। डमी एडमिशन वाला नहीं था मैं। चलो आओ भैया, करें शुरू। चल भाई, आज का सिलेबस कह लो, टारगेट कह लो, एक ही बात है। ये शायद आज नहीं करेंगे, इनकी जगह कुछ और करेंगे, तो मैं इसको बाद में अपडेट कर दूंगा। इस पे ज़्यादा तनाव में मत आया करो, ये बाद की बात है। ये मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा होगा, धुंधला धुंधला है। वाकई है, ये तो सिलेबस है नीट का, तो धुंधला धुंधला ही होगा। पर जो लोग मोबाइल और लैपटॉप में देख रहे हैं उनको तो दिख ही रहा होगा। इससे बड़ी स्क्रीन में देख रहे होगे तो नहीं दिख रहा होगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने एनटीए वालों ने क्या क्या लिखा है और हम क्या क्या कर चुके हैं। आप देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, और हम जनरल ट्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का कर चुके हैं, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, वो सब आ गए, है ना। अब साइज आ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई, चलो आप उनको फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ रख लो। फिर यहां पर लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के भी हम ट्रेंड्स देखेंगे। अब उसमें कोई आपको लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऐसा कुछ नहीं देखना है। बेसिकली किसी की केमिकल रिएक्टिविटी चेक की जाती है, या तो उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करो, हेलोजन के साथ रिएक्शन करो, O2 के साथ रिएक्शन करो। कुछ कॉमन रिएक्शंस होती है कि जैसे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ग्रुप 14 के रिएक्शंस O2 के साथ क्या रिएक्शंस करेंगे, इस तरह की कुछ बातें हैं। तो मेरे ख्याल से आज अपना पूरा समय तो इसी में चला जाने वाला है। उसके बाद जो ये लास्ट में आपको दिख रहा है ना, कि यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एच ग्रुप। ठीक है, चलो यस, तो पढ़ना शुरू कर लेते हैं। सर न्यू सिलेबस आएगा 2-3 दिन बाद नीट का। ठीक है, 2-3 दिन पहले आ जाएगा क्या नीट के। लो, तो आज जो हम देखेंगे, शुरू हम करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें मेरे को पता है कि मैं 11th को भी कवर कर रहा हूं कुछ कुछ चीजों के लिए, आपके लिए। तो मैं ग्रुप 13 से चलूंगा। हम बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी, अभी मैंने कहा कि हम किस तरह की रिएक्शंस से जानते हैं एलिमेंट्स की रिएक्शन। हम O2 X2 और H2 के साथ करते हैं, मतलब बेसिकली हम जो भी एलिमेंट को E से डिनोट करेंगे और उसकी रिएक्शन या तो O2 या N2 या सॉरी O2 या H2 या X2, मेनली हम 3 के लिए देखेंगे। ये हमारा मेन मुद्दा होगा। और ऐसा हम ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के लिए देखेंगे। 18 में इनर्ट गैसेज है, उनके लिए नहीं देखेंगे। तो हम सारे ग्रुप्स के लिए ये एलिमेंट्स किस तरह से इनके साथ साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, आप खुद सोचिए। अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है ऑक्साइड एक्सपेक्ट करोगे कि ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। और हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हेलाइड बनेगा। तो एनसीईआरटी ने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं बड़े बड़े,
इन रिएक्शंस को पढ़ने के बाद हम उन पैराग्राफ्स पे भी चलेंगे। खूब सारी बातें लिखी हुई है कि 13th ग्रुप के केमिकल रिएक्टिविटी विथ, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। बस यही सारी बातें हमको आज सीखनी। तो केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब ये है, कैसे कि आपका एलिमेंट इन सबके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है और क्या क्या बनाता है, और उसमें भी क्या अलग होगा और क्या यूनिक होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं स्टार लगा के लिखता रहूंगा, आप नोट करते रहिएगा। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी 13th ग्रुप का अगर एलिमेंट है और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है आपका E2O3 टाइप का ऑक्साइड। कौन से टाइप का ऑक्साइड बनते हैं बेटा? E2O3 टाइप का ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के जैसे B2O3 हो गया, ठीक है, B2O3 हो गया, Al2O3 हो गया, Ga2O3 हो गया। इस तरह से जरा बताओ, क्या ये हमारे एम्फोटेरिक होते हैं? क्या ये एम्फोटेरिक होते हैं? क्या हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि ऑक्साइड नीचे जाने पर, ऑक्साइड नीचे जाने पर ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता है, तो ये ऊपर वाला है, ये कैसा होगा बेटा? एसिडिक। ये कैसा होगा? एसिडिक। एम्फोटेरिक की ट्रिक में हमको पता है कि ये दोनों आते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम, तो ये कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थेलियम नेचर में कैसे होंगे बेटा? बेसिक होंगे। ये चीज मैंने आपको 11th क्लास में भी बता रखी है, ठीक है, 11th में भी बता रखी है। उसके बाद अगर कोई और अगर एलिमेंट है, उसकी रिएक्शन अगर हम यहां पर X2 के साथ करें, हेलोजन के साथ रिएक्शन करें, तो क्या होगा बेटा? हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? यहां पे ट्राई हेलाइड्स बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे? ट्राई हेलाइड्स। ट्राई हेलाइड्स बनेंगे, +3। मैक्सिमम ये +3 में रहना पसंद करेंगे ना, कल हमने जाना भी था इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ट्राई हेलाइड्स बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे BF3, BCl3, AlCl3, इस तरह से, है ना, इस तरह से ट्राई हेलाइड्स बनेंगे ये वाले। ओके बेटा, ट्राई हेलाइड्स बनेंगे। अब इसमें कुछ यूनिक चीज अगर एनसीईआरटी में लिखी होती, स्पेसिफिक चीज लिखी होती तो मैं जरूर बताता, बट इनसे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और H2 के साथ रिएक्शन जो है वो अलग से नहीं दी गई है वहां पे। डाइमर जो है वो बनता है B2H6, है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी से B2H6 को समझाया हुआ है। तो B2H6 आपका पूरा 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 11th कवर करूं, पर जहां जहां पर, ये नोट कर लिया आपने? ग्रुप 14 पे आ जाए। हाँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक चीज और लिख देना भाई, PLI3 डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। उसमें यह है कि थेलियम +3 में और I- में एग्जिस्ट नहीं करेगा। थेलियम +3 एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थेलियम का +1 स्टेबल होता है थेलियम के +3 से, ये ध्यान रखना। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसका, वो सबसे नीचे है, तो वो इतना ज्यादा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा स्टेबल हो गई नीचे आने पर कि थेलियम का +1 ही स्टेबल हो गया, +3 स्टेबल ही नहीं है। देख लिया बेटा, चले आगे। नेक्स्ट, ग्रुप 14, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के बारे में जानेंगे। चल, पहली रिएक्शन हम लेंगे, कोई भी कार्बन फैमिली का एलिमेंट, और उसकी रिएक्शन ले ली हमने X2 के साथ। क्या बनेगा? या तो ये बनेंगे CX2 या बनेंगे ये CX4। यानी कि या तो बनेगा आपका +2 वाला हेलाइड, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इनमें, +4 वाला, इनको बोलते हैं डाई हेलाइड्स। सॉरी, कार्बन नहीं, EX2 लिखना था, सॉरी 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 सॉरी, ई कर देना भाई, कार्बन हटा देना उसको, है ना, ई ले लिया ना हमने, कोई सा भी एलिमेंट है। EX2 और EX4, इनको बोलते हैं बेटा डाई हेलाइड्स, और इनको बोलते हैं टेट्रा हेलाइड्स।
कल हमने जाना कि इनका +2 और इनका +4 टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो डाई हेलाइड्स में स्टेबिलिटी, डाई हेलाइड्स की स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ डाई हेलाइड्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और यहां क्या आ जाएगा, टेट्राहेलाइड यानी कि HOS है, तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बात समझ रहे हो बेटा? आपके सामने मैं ऐसा एक ऑर्डर लिख दूं, मुझे बताओ, बता दोगे, सवाल बता दोगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने सवाल कर लिया, मैंने लिख दिया यहाँ CX2, फिर मैंने ले लिया SiX2, फिर मैंने ले लिया GeX2, SnX2 और PbX2, और मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी बताओ, तो आपको क्या देखना है कि ये टेट्रा हेलाइड्स है या डाई हेलाइड्स हैं? तो आप बोलोगे डाई हेलाइड्स हैं। और डाई हेलाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा? LOS होता है। डाई हेलाइड का मतलब क्या होता है? LOS होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाई हेलाइड्स की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सब के सब कहाँ है बेटा? +2 में है। बात समझ आई? कल सीखी थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट में इंक्रीज होगा। ओके, इसी तरह से अगर ये टेट्रा हेलाइड्स दे दे तो कर लोगे आप? टेट्राहेलाइड्स की फॉर्म में दे दे, अगर ऐसे दे दे CX4, SiX4, GeX4, है ना, एंड SnX4 एंड PbX4, अब बताओ जरा, अब क्या ऑर्डर होगा बेटा? अगर आप इसको देखते हो तो क्या ऑर्डर लिखोगे, बताओ जरा? यस, अब क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लिया, आगे बढ़े। चले आगे। आप खुद जानते हो कि मेरा पी ब्लॉक पढ़ाने का तरीका ऐसा है ही नहीं। मैं सबसे पहले पी ब्लॉक में स्ट्रक्चरल पार्ट करवाता हूँ, ये सब चीजें मैं सबसे लास्ट में करवाता हूँ, लेकिन इनको इस बार सबसे पहले उठा के लाया हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से बनेगा, बाद के चांसेस बहुत कम है। तो पहले 2 लेक्चर बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिनको सबसे आखिर में करवाता था मैं, लेकिन अब उन्होंने मुझे लगता है सिलेबस के नाम पे सिर्फ यही चीजें पटक दी है। तो ठीक है, हम लोग इसमें रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इसको पहले कर रहे हैं। ओके बेटा, चले आगे। ओके, सो नेक्स्ट आएगा हमारे पास, पहला तो हमने हेलोजन के साथ कर लिया। 14th ग्रुप का दूसरी रिएक्शन हम करते हैं एलिमेंट प्लस O2 ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ऐसा किया तो ये 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, EO और EO2। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे CO होता है, CO2 भी होता है, SiO भी होता है, एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म। और मेरे ख्याल से SiO2 तो आपने सुना हुआ ही होगा। तो इस तरह से ये 2 और +4 +2, यहां पर भी देखो ये +2 है और ये +4 वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं, +2 +4 वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, फिर यहां पे हम अगर इनकी बात करें तो जर्मेनियम तक तो एसिडिक होते हैं ये, तो यहां लिख दो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिडिक। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ टिन
एंड लेड एम्फोटेरिक। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक में आते हैं दोनों। ठीक है। और इसके लिए स्पेशल लिख देना, इसके लिए स्पेशल लिख देना कि CO इज न्यूट्रल। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल होगा, बाकी सब ऊपर वाले क्या होंगे बेटा? एसिडिक होंगे। ऊपर वाले में एसिडिक रहता है, टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर घटता है। तो यहां घटते घटते बेसिक पे नहीं पहुंचा और एम्फोटेरिक तक ही रह गया। रिवाइज हो रही है सारी चीजें पुरानी, है ना? देखो, किसी किसी के लिए ये खौफनाक मंजर हो सकता है, और किसी किसी के लिए ये मंजर बहुत आसान और सुखद चल रहा होगा, है ना? उनको लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया है यार, ये चीजें कनेक्ट हो रही है पहले साल की। तो जिनके पास नोट्स नहीं है, जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, उनकी गारंटी तो मैं नहीं लेता। ऐसा क्यों बोलूं कि उनके लिए पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है? नहीं, उन्होंने हो सकता हो और बेहतर कर रखा हो। तो जस्ट ये है कि थोड़ा सा संयम रखें, पेशेंस रखें, सब्र रखें। समझ आएगा। जहां जरूरत होगी वहां 11th पहले पढ़ने की, वहां पढ़ना पड़ेगा बेटा। चले आगे। यस। हाँ जी, पहले पहले वाली स्लाइड में एक चीज जो मेरे को लग रहा है मैं भूल चुका हूं, वो भी लिख देना कि ये जो होते हैं ना, ये EX4 जो होते हैं, इनके लिए एक मेंशन कर देना बेटा। EX4 जो होते हैं, ये कोवेलेंट इन नेचर होता है। हालांकि दोनों ही वो तो कोवेलेंट ही होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर, बट PbF4, क्योंकि ये अलग से लाइन दी हुई है SnF4, और इस पे नीट पे सवाल आ चुका है, आर आयनिक इन नेचर। ये सारे टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं बेटा? सारे टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, लेकिन इनका स्पेशल ध्यान रखें, ये क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। और रीजन वही है, रीजन है स्मॉल एनायन, फजान का उल्टा। कि एनायन बड़ा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी, देने की नीयत, जितना बड़ा एनायन होता था हम कहते थे कि उसकी देने की नीयत उतनी ज्यादा है ना? तो पोलराइजेबल ज्यादा होता था, लेकिन F- की पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है, इस वजह से इनके अंदर आयनिक नेचर रहता है, इनके अंदर कोवेलेंट नेचर नहीं आ सकता। ये प्रांजल, मराठी में मत दे रे। अच्छा, ठीक है, समझ गया, सॉरी भाई। हाँ, फजान कोवेलेंट कैरेक्टर बताता था, तो फजान का उल्टा हो गया ये, है ना? कि वो कहता था कि अगर केटायन छोटा और एनायन बड़ा होगा तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम मानेंगे। यहाँ केस उल्टा है, यहाँ एनायन छोटा है, तो क्लोराइड आयन कभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं ला सकता। क्लोराइड आयन ला सकता है, ब्रोमाइड ला सकता है, आयोडाइड ला सकता है, ये सब बड़े एनायंस जो होते हैं वो ला सकते हैं। चले आगे। +4 होगा। रॉन्ग। अरे ये तो मिट गया भाई, क्या है करना है इसमें? ले, ले +4 बस। खुश है? अब तो खुश है? लाला, ले, ला ला ला, ला ला। चलो भैया, अब आते हैं हम ग्रुप नंबर 15 पे। पीछे वाला लिखना है क्या? लो लिखो। ले 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 ले। ले भाई लिख ले। एक कह रहा है लिखूंगा, नहीं मानूंगा, जब तक जीऊंगा लिखता रहूंगा।
हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इनकी, मतलब हाइड्राइड्स बनते हैं, ठीक है, बट एनसीईआरटी ने इतना बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हाइड्राइड्स बनते हैं, CH4 बनता है, SiH4 बनता है ना, SnH4 बनता है, GeH4 बनता है, हाइड्राइड्स बनते हैं +4 वाले, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनते हैं बेटा। इस तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, आप लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनते हैं। EH4 ऐसे हाइड्राइड्स बना देना, EH4, CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4, इस तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं। और जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 काम आ जाएंगे, ना तो कोई लोन पेयर है, ना ही ये भूखे हैं, जितना होना चाहिए उतना ही है, तो इनको प्रिसाइज बोला जाता है, प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स होते हैं ये। हाँ, हाइड्रोजन चैप्टर में थे, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। एनटीए नया सिलेबस लाएगा तो कोई बात नहीं, कौन सा तुम्हारा परसों के दिन नीट है, पढ़ा देंगे, वो नया लाएगा तो बचा हुआ सब कुछ, पर वो नया लाएगा तब तो पढ़ाएंगे ना यार भाई, है ना। और तुम ये ऐसी कौन से चैनल देख रहे हो, हैं, कौन से चैनलों पे तुम वो करते हो, यूट्यूब की दुनिया से बाहर आओ बेटा, वहां तो कुछ भी होता है, ठीक है, वहां कुछ भी होता है, कुछ भी। 5 मिनट में लड़की को कैसे वश में करें, ये थंबनेल होता है, और अंदर कोई जनरल नॉलेज का टीचर बेचारा पढ़ा रहा होता है। आप समझिए बात को, कहां पहुंच चुका है जमाना। मैं पिछले साल भी ये बात बोला था क्लास में, कि आपको खींचने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है, और बेचारा वो खुद को बेचने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है वहां पे। और अगर अपडेट होगा तो हम बता देंगे, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, होगा तो बता दूंगा भाई, MR सर से और महाजन सर से पूछ लूंगा, उन्होंने देखा होगा तो। ऐसा कुछ होगा तो हम भी बता देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिर भी उस चीज को ध्यान में ना रख के, अगर कुछ बदलाव होता है तो वो तुम्हारे पास, तुम्हारे तक तो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो उसकी, है ना। कि ज्यादा पढ़ाना है पढ़ा देंगे, और कम पढ़ाना है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम उड़ा देना, ठीक है। अरे ये सब कौन देखता है, देखता कोई नहीं, आ जाता है अंदर तो वो टीचर पढ़ा रहा है ना बेचारा, लेकिन उसका वीडियो चले कैसे, व्यूज कैसे आए, उसके लिए वो थंबनेल ऐसा बनाता है, थंबनेल। कोबरा सांप के काटते ही 5 मिनट में कैसे उसके जहर को शरीर से निकाले, थंबनेल। और अंदर क्या है, हेलो दोस्तों नमस्कार, हम आज आए हैं यहाँ पर और हम देखने वाले हैं कि यहाँ जो है कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, भैया इधर आ जाओ, ओ भैया लो बात अरे यार, क्या जीवन है तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया में भरोसे नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था क्या, मेरे यही तो बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है उनके जो अंग्रेजी माध्यम के होते हैं और जिनको इंग्लिश समझ में आती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो कुछ भी चीज लिखी होती है ना, तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि ठीक है, तो इंडिया का टाइम से अपना तो टाइम खराब चल रहा है, इस हिसाब से तो अपन नहीं पढ़ेंगे, ये तो अपने समझ में नहीं आता है, बस ये है कि अंग्रेजी में लिखा है तो सही लिखा होगा, वो वाली बात है। हाँ बढ़िया लिखा होगा ऐसा समझ ले, हम तो वो वाले पत्रिका भास्कर वाले भैया, हम तो वो पढ़ते रहते हैं बैठ के हमारा समझ ही नहीं आता, उनमें तो आया नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था तो देख लेंगे इस बारे में, अगर वाकई आप सही कह रहे हो तो होगा, मे भी अपडेट होगा तो सामने आ जाएगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना परसों थोड़ी है नीट तुम्हारा। हाँ अभी तो वो आएंगे, वो बच्चे याद आ गए कि 5 दिन में नीट कैसे क्रैक करें, ये चीज, 5 दिन में नीट कैसे क्रैक करें वो बता देंगे, वो सब बता देंगे, अभी भी कर सकते हो, कह रहे हैं। हाँ हमारा वीडियो देख लो बस, 5 दिन में नीट क्रैक हो जाएगा तुम्हारा।
वो 5 दिन भी चल जाएंगे वीडियो के चक्कर में। ग्रुप 15 बेटा, रिएक्शन विथ, पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, फिर ऑक्सीजन की रिएक्शन की बात करेंगे। हम यहां पे ऐसे देख लेते हैं, इधर E+O2 क्या बनेगा यहां पे, ये बनेगा +3 वाले E2O3 और E2O5, इस तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे। E2O3 और E2O5 कल हमने पढ़ा कि इसकी +3 और +5 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती। हाँ जी, एक दिन में 26 घंटे कैसे पढ़े। हाँ भाई, तो अब इसमें लिखना क्या कुछ नहीं है, वही है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या होंगे, एसिडिक। हाँ, N2O, NO एंड N2O न्यूट्रल होते हैं। और ऑक्साइड्स ऑफ AS एंड SB M4 होता है। सब ट्रिक से ही तो चल रहा है, लो। एंड ऑक्साइड्स ऑफ BI बेसिक, प्योरली बेसिक लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, इसके बारे में क्या लिखा हुआ बेटा, प्योरली बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज हो गई। और E2O3 और E2O3 और E2O5 में एक तो प्लस हटा देना, ये ना गलत लिख दिया इसको, यहाँ ये बना देना, ये प्लस हटा देना, बीच में वो स्लैश लगा देना। चलो, अब आती है बात इनकी रिएक्शन किसके साथ, हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस के साथ देखते हैं। चलो, तो हेलोजन के साथ ये नोट करो फटाफट, फिर हेलोजन के साथ देखते हैं। E+X2, EX3 और EX5 ऐसे बनेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि EX5, EX3 और EX5 में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, बताओ। ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं जिनको मैं तरीके से पढ़ा रहा हूं, इस तरह से छोटी छोटी बातें। EX3 और EX5 में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर कहां ज्यादा होगा, EX5 का ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा कैटायन पर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। उसके बाद क्या NX5 एग्जिस्ट करेगा, NX5 डू नॉट एग्जिस्ट। कौन बताएगा रीजन, रीजन कौन बनाएगा, कह रहा है कि नाइट्रोजन अगर लगा दो तो फिर पेंटाहेलाइड बन ही नहीं सकता, ये ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड दो हैं, है ना। वो कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन लगा दोगे तो पेंटाहेलाइड की बात ही खत्म। मतलब वो ये कह रहा है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ भी हेलोजन कोई सा भी लगा दो, 5 बॉन्ड है, बताओ क्यों नहीं करेगा। यस 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 यस, ठीक है। तो हमारे हमको पता है कि हमने एनसीआर उसमें पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। 11th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है बेटा, 11th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन बी 4 ओनली। ठीक है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन अगर पेंटाहेलाइड बनाएगा तो उसको 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट, उसमें एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अमंगस्ट NX3 नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड्स में से ओनली NF3 इज स्टेबल, है ना, ओनली NF3 इज स्टेबल, NCl3, NBr3, Ni3 जो है हाईली एक्सप्लोजिव।
एंड अनस्टेबल। देखो, सिर्फ NF3 जो है वो नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से टिक जाता है थोड़ा सा। ये NCl3 नहीं टिकता, ये NBr3 नहीं टिकता, और Ni3 और NBr3 को तो आज दिन तक कोई बना नहीं पाया। जिसने बनाया वो खुद, मतलब समझ रहे हो? हाँ, हाँ निकल लिया, ये धमाका कर देते हैं। और NCl3 स्टेबल तो होता है बट थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है, NF3 की तुलना में नहीं होता। इनफैक्ट NCl3 को जो है, NCl3 एक ऐसा एक्सप्लोजिव है जिसके साथ कुछ और एक्सप्लोजिव मिला के माइनिंग वगैरह में ब्लास्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। आपने सुना होगा, माइंस वगैरह में पहले ब्लास्ट किया जाता है, उसके बाद वहां पर आगे वापस से ड्रिलिंग वगैरह होती है, ब्लास्ट होता है, ड्रिलिंग होती है, और उसके बाद से वो लोग वापस माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो ड्रिलिंग, ये सॉरी, ये तो ब्लास्ट करने के काम आता है NCl3। तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और ये एक्सप्लोजिव होते हैं नेचर में। NBr3 और Ni3 तो मतलब इतने ज्यादा एक्सप्लोजिव हैं कि बनाते बनाते ही, हाँ, निकल लेते हैं कोई। ठीक है बेटा, एक और पॉइंट लिख दो यहां पे। ऑल EX3 इज कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3। वही सेम चीज, छोटा एनायन आ गया, फजान का उल्टा। ठीक है, यहां पे ये आयनिक होता है। सर थोड़ा क्लियर लिखो, चश्मा लगा कर भी क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, वैसे स्क्रीन छोटी है ना, तो तुम्हारे वहां पे स्क्रीन का लफड़ा पड़ता होगा। एक्चुअली मैं इस स्क्रीन पे देखता हूँ, मुझे लगता है बहुत सही चल रहा है। चलो अब बड़े बड़े लिखेंगे। तुमको बड़े पसंद है? तुमको बड़े अच्छा लगता है? ठीक है, तुमको बड़े अक्षर देंगे। लो, चलो भाई चलो। एक तो यार ये चुनाव वाले देख, तो माइक बजाते रहते हैं पूरा दिन। चले आगे। नहीं, मोबाइल में दिक्कत आता होगा, मैं मेरे हिसाब से ये फिर वो फॉन्ट और छोटा दिखता होगा ना उसको, तो वो क्लियर नहीं दिखता होगा। ठीक है, उसकी बात सही है भाई, उसकी बात सही है, और उसने इस बात को स्वीकारा है कि उसको बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, उसको बड़े देंगे अक्षर। चलो 16th पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन वाली तीनों ग्रुप की एक साथ लूंगा मैं, ठीक है ना? अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हेलोजन हेलोजन देख लेते हैं। चले आगे बेटा। ग्रुप 16, एलिमेंट प्लस O2, और इसमें बनेंगे कौन कौन से? EO2 और EO3 टाइप के, यानी कि +4 और +3 +6 टाइप के। SO2 SO3 सुना है ना नाम बेटा? SO2 SO3 वगैरह ये सब सुना है ना? यही सब होता है। सब के सब, मजे की बात है, एसिडिक होते हैं। सब के सब एसिडिक होते हैं, ऑल आर एसिडिक इन नेचर, लिखा हुआ है NCERT में। SO2 जो है वो रिड्यूसिंग होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रॉपर 11th क्लास का देखना, आपको समझ आ जाएगा। और TeO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्योंकि, रीजन इसलिए है क्योंकि सल्फर +4 से +6 में जाना चाहता है ना? या यूं कह दो, सल्फर +4 से ज्यादा स्टेबल होता है सल्फर +6 में स्टेबल। और
टेल्यूरियम जो है उसमें +2 ज्यादा स्टेबल होता है टेल्यूरियम के +4 से। तो एक को 2 पसंद है और एक को 6 पसंद है, तो ये 4 से 2 में जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा क्योंकि खुद का रिडक्शन करवाएगा, और ये 4 से 6 में जाएगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको 11th क्लास में थोड़ा सा वहां जाके चीजों को देखना पड़ेगा। टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचूंगा। अच्छी, अब अभी याद आया कि किसी को बड़े अच्छे लगते हैं, रुक जा आप ये लिया बस। E प्लस x2। अब इसमें बेटा दोनों तो EX2 भी बनता है, EX4 भी बनता है, EX6 भी बनता है ना, ये सब चीजें बनती है। मतलब डाई हेलाइड्स बनते हैं, टेट्रा हेलाइड्स बनते हैं और हेक्सा हेलाइड्स भी बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल जो होते हैं वो हेक्सा हेलाइड्स होते हैं जनरली, और EX4 मतलब टेट्रा हेलाइड्स भी थोड़े बहुत जो हैं वो होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि EX6 में से केवल EF6 एग्जिस्ट करता है, हेक्सा हेलाइड्स में से सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये जो हेक्सा हेलाइड्स है ना, ओनली EF6 मतलब जब अगर एक्स फ्लोरीन होगा वो स्टेबल होते हैं। ओनली EF6 जो है वो क्या होते हैं, स्टेबल है। एक तो ऐसा जैकेट पहन लिया और गर्मी लग रही है अब। मजबूरी की बात यह है कि टी शर्ट अंदर PW का नहीं है, तो पहन के और रखना पड़ेगा। समझे बात को? समझ रहे हो ना राजा? हम्म। तो इसका मतलब हुआ कि आपसे पूछा जाए कि क्या SF6 एग्जिस्ट करता है, यस। क्या आपसे पूछा जाए SCl6 एग्जिस्ट करेगा, नो। क्या आपसे पूछा जाए कि SBr6 एग्जिस्ट करेगा, नो। तो ये सिर्फ और सिर्फ हेक्सा हेलाइड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भाई, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। अब कितना एग्जिस्ट करते हैं कितना नहीं करते हैं वो तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो तो खैर पता नहीं लगता, जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूं आपको। जो भी EX4 होते हैं इनमें, जो भी EX4 होते हैं वो सब sp3d हाइब्रिडाइज्ड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे SF4 ले लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, C सो होंगे, ये sp3 होंगे, C सो होंगे। निकाल दो सर, कुछ नहीं होगा। अरे भाई रहने दे यार, गरीब आदमी नौकरी पे आ जाएगा ही। चलो ठीक है भाई, इतना काफी है, कोई नहीं पूछेगा ये सब। पूछ ले वो बड़ी बात है। आ जाओ बेटा आ जाओ, बाकी हम है ही एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के लिए, आप हो ही मतलब, मैं क्यों। ग्रुप 17, ये और अजीब सा है। मुझे पता है तुमको गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करूं बेटा, लास्ट है बस। ग्रुप 17, अब ये सब डेटाबेस चीजें हैं लेकिन पढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने सिलेबस इतना सा छोटा सा रखा हुआ है, क्या कर सकते हैं। ग्रुप 17 में पहले इनके साथ रिएक्शन करते हैं अपन, इनके एलिमेंट्स की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहां क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे यहां पे भी, ऑक्साइड्स। हम्म, ऑक्साइड्स बनते हैं। अभी यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात भी आएगी। मोस्टली दे आर अनस्टेबल, मोस्टली अनस्टेबल, जो कि ज्यादातर क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं फ्लोरीन लेकर ऑक्सीजन लेता हूं तो मेरे पास बनता है क्या, OF2। क्या बनता है बेटा, OF2।
और साथ में क्या बन सकता है, O2F2। किस किस तरह के बन सकते हैं, OF2 बन सकता है, O2F2 बन सकता है। एनसीईआरटी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि हम भी सीखे थे एक जमाने में कि जिसकी ईएन ज्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है, जिसकी ईएन क्या होती है, ज्यादा होती है, उसको बाद में लिखा जाता है। तो अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपेयर करो तो ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, सबसे एक नंबर पे कौन आता है, फ्लोरीन। तो एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि इनको हम ऑक्साइड बोलें या फ्लोराइड बोलें, मेरी बात समझना। रूल ये कहता है कि जिसकी ईएन ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं, बाद, जैसे NaCl है, मैं इसको ClNa थोड़ी लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाद में आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पहले आता है, तो हम इसको बाद में लिखते हैं और बाद में ही बोलते हैं। मैं इसको क्लोराइड सोडियम नहीं बोलता, मैं इसको सोडियम क्लोराइड बोलता हूं। पहली मेरी बात सुनना। और तो और एक आइड सफिक्स लगता है, वो मैंने इसके नहीं लगाया, इसके लगाया। अब बात सुनो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं, बाद में बोलते हैं, और बोलते समय ये ध्यान रखते हैं कि उसके आइड लगाना जरूरी है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। ऑक्साइड को भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑक्साइड जितने भी हैं, सोडियम ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, आइड 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 लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब यहां पे हमारे दिक्कत हो गई कि दो दिग्गज ही भिड़ गए भैया, यहां तो ऊपर ऊपर के दो दिग्गज ही भिड़ गए। यानी कि फ्लोरीन कहता है कि 4.0 तो ऑक्सीजन कहता है 3.5। अब जब भी फ्लोरीन आता है ये बेचारा पीछे खिसक जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अब तक तो ऑक्साइड 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 ऑक्साइड, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लेकिन यहां तो फंस गए। अब क्या करें, किसके आइड लगाएं और किसके नहीं लगाएं, आप बताओ किसके आइड लगाऊं मैं इसको फ्लोरीन ऑक्साइड बोलूं या इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलूं, बताओ। मैं इसको फ्लोरीन का ऑक्साइड बोलूं या ऑक्सीजन का फ्लोराइड बोलूं, बताओ जल्दी बताओ। फ्लोराइड बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सिस्टम मैंने सिखाया। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है पता है, कि दीज आर एसेंशियली फ्लोराइड्स नॉट ऑक्साइड्स। ये ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स हैं। तो आप अब बोलोगे इसका मतलब है ये तो ऑक्सीजन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ हो गई। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन तो करने वाले ये दोनों ही है ना, बनेगा क्या उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, दीज आर एसेंशियली फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ईएन जो है वो किसकी ज्यादा होती है, एन ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये चीज ठीक है भाई। ये जो आपका O2F2 है, इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, यूज्ड टू रिमूव प्लूटोनियम, पता है ना, यूरेनियम प्लूटोनियम, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स बहुत महंगे होते हैं बेटा, न्यूक्लियर फ्यूल्स, है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए। तो जैसे कई बार होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल जल रहा है और जो जल गया उसके साथ हमारा कई बार बिना जला हुआ प्लूटोनियम भी चला जाता है। भाई फ्यूल, हम फ्यूल की तरह पे यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि फ्यूल पूरा जले, ठीक है, पूरा कंबशन हो उसका, ताकि हमको एनर्जी मिल सके मैक्सिमम। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिएक्शंस में जो फ्यूल काम नहीं आया वो भी क्या होता है, स्पेंट जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसमें चला जाता है। तो ये रिकवर करता है, यूज टू रिकवर, यूज टू एक्चुअली रिमूव नहीं, रिकवर प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट, यानी कि खर्च हुआ हुआ न्यूक्लियर फ्यूल। क्योंकि इतना महंगा है
तो इसको क्या किया जाता है कि उस स्पेंट जो खत्म हो गया फ्यूल, जो जल गया, उसमें कई बार प्लूटोनियम बिना जला हुआ चला जाता है, तो उस जले हुए फ्यूल को फेंकते नहीं है, उसकी रिएक्शन फ्लोर इस O2F2 के साथ करवाते हैं। ये O2F2 उसको अंदर फ्लोरीन छोड़ता है, इसलिए उसका नाम होता है फ्लोरीनेटिंग एजेंट। ये अंदर फ्लोरीन छोड़ता है बेटा, और फ्लोरीन जो है वो क्या करते हैं, इस प्लूटोनियम को क्या करते हैं, उठा के लाते हैं बेटा, इसको उठा के लाते हैं, हिलाओ, ठीक है, इसको उठा के लाते हैं और उसको फ्लोराइड बना के बाहर निकाल के लाते हैं। जैसे PuF6 हो गया, है ना, PuF6 इन फॉर्म ऑफ PuS6, ऐसा भी लिख सकते हो, इन फॉर्म ऑफ PuF6, क्योंकि फ्लोरिनेटिंग एजेंट है तो क्या करेगा मुझे बताओ, फ्लोराइड ही बनाएगा, तो इन फॉर्म ऑफ PuF6 वहां से वो उसको निकाल के लाता है प्लूटोनियम को, फिर उसको और रिएक्शंस करवा के उस प्लूटोनियम को फिर से जो है फ्लोराइड्स को डिग्रेड करके उस प्लूटोनियम का फिर से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बार तो वो बिना जला हुआ उसको निकाल के लाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, मुझे लगता है इस पर अगर नजर पड़ गई तो ये सवाल जरूर आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ये इस तरह के यूज हैं कि बहुत यूनिक चीज है ये, ऐसा नहीं कि 10-12 लोग मिलकर ये दिखा रहे हो, ये ऐसा काम एक या दो ही करते हैं सिर्फ, तो वो आगे और आएगा, हम और बता देंगे, ठीक है भाई। तो ये यूनिक चीज है। चलो भाई, ऐसा कुछ नहीं है यादव जी, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ हमेशा रहेगी। सर फिर तो ये ग्रुप 16 का हेलोजेनेस रिएक्शन हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्शन को तो तुम अलग नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना, रिएक्शन को नाम तो तुम अलग से नहीं दे सकते, क्योंकि रिएक्टेंट वो किसको माना है तुमने, किसको नहीं माना है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया तो तुम्हारे डाउट आना शुरू हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्शन तो उन दो के बीच में ही है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको ये बोल दो कि हेलोजिनेशन रिएक्शन है, नहीं बोलूंगा मैं, क्यों, क्योंकि अगर हेलोजिनेशन करवाना है तो मुझे हेलोजन लेना पड़ेगा, जो कि F2 की फॉर्म में लूंगा। तो मैं ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में लूं और फिर F2 को लूं, मुझे पता है प्रोडक्ट वही बनेंगे, लेकिन टेम्परेचर अलग होगा, कैटलिस्ट अलग होंगे, है ना, रिएक्शन की चीजें अलग होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगी, सब कुछ अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि उस केस में मुझे हेलोजन लेना पड़ेगा डाई एटॉमिक, यहां पे मुझे हेलोजन एलिमेंटल फॉर्म में लेना है, और ऑक्सीजन जो है वो मैं इस तरह से ले रहा हूं। तो स्लाइटली चेंजेस हो सकते हैं, मैं मानता हूं प्रोडक्ट सेम होंगे, लेकिन रिएक्शंस को आप पैरामीटर्स सेम नहीं रख सकते इन दोनों के लिए। इट डिपेंड्स करता है कि आप किस फॉर्म में ले रहे हैं उस चीज को, किस टेम्परेचर पे ले रहे हैं, हर चीज अलग होती है। 12th के साथ 11th रिवीजन नहीं हो पा रहा, 11th रिवीजन कब से स्टार्ट करूं, 11th रिवीजन कब से स्टार्ट करूं? कर ले भाई, जैसे तेरे को ठीक लगे, साथ में ही करना पड़ेगा। N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, ये तो अभी पढ़ाया ही नहीं, HNO3 का है, रश्मि गुप्ता HNO3 का है बेटा, है ना, N2O5 जो है वो HNO3 का है एनहाइड्राइड। C100 क्या है, फलक खान पूछ रहा है C100 क्या है। C100 गार्डन में लगा हुआ झूला होता है बेटा, है ना, और हमारे पास तो एक ज्योमेट्री है। तो फलक खान, आपके साथ दिक्कत यह है कि आपको 11वीं क्लास नहीं आती, आप वो वाले हो 11th बर्बाद, ठीक है फलक खान, फलक तक चल साथ चल। शम्स तबरेज, हाय पीआर के हाय। सर ये डॉक्टर किस काम में यूज होता है, ये डॉक्टर के किस काम में यूज होता है, ओके। हम्म, अब ये क्या था, किस चीज का स्लाइड था ये, डॉक्टर के किस काम का यूज होता है, कौन सी स्लाइड पे पूछा रे तूने, इसी पे पूछा? हाँ बात तो सही कह रहा है तू। एक्चुअली बेटा, दिमाग का विकास एक चीज पढ़ने से नहीं होता, है ना, अगर ऐसा होता तो हमको शुरू से पैदा होते ही डॉक्टर वाला ही सिखा देते ना। तो दिमाग जो है ना वो हिंदी भी पढ़नी पड़ती है,
मतलब जो लैंग्वेज, जो भी दूसरी लैंग्वेज है वो भी, लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ती है, मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है ना। डॉक्टर बन रहे हो तो सब कुछ पढ़ो यार। है क्यों मतलब अपनी वाली पे आ जाते हो तुम कि हम तो इतना सा पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे। अरे तो इतना सा पढ़ के डॉक्टर नहीं बनना है ना, फिर पीछे कैंची देने वाला भी तो चाहिए। इस सोच के साथ तो आप हॉस्पिटल तो पहुंच जाओगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर कैंची, क्या कैंची देना, कैंची दे रहे हो, है ना। तो वो मतलब समझो बात को, थोड़ा सा देखो, इस तरह से मत सोचो कि ये सब डॉक्टर के क्या काम का है। तो तुम डिसाइड कर लो ना यार, हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है हम उसी को पढ़ेंगे, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है हम उसी को पढ़ेंगे। जो है वो है, जैसा है, जिस तरह से बना जाता है, जो प्रोसेस है, जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा। और उसका मैं कुछ नहीं कर सकता ना कि डॉक्टर के किस काम का यूज होता है, ये मुझे क्या पता कौन से काम का पूछ रहे हैं। विनय यादव कह रहा है प्लीज पूरा वर्ड लिखा करो, नोट्स बनाते टाइम कंफ्यूजन होता है। ऐसा कौन सा आधा वर्ड लिख दिया मैंने। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, अच्छा है। विनय यादव जी, कहीं लिखा है क्या छोटा शब्द, देख लेता हूँ। छोटा शब्द मैंने ये लिखा है, ये इसको ऑक्साइड बोलते हैं बेटा विनय। हेलो विनय, ऑक्साइड, ये ऑक्साइड होता है ना। ट्वेल्थ क्लास में हो विनय आप, ट्वेल्थ क्लास में, इलेवेंथ बर्बाद, फिर ट्वेल्थ भी बर्बाद, ऐसा अलग वाला वीडियो बनाओगे क्या तुम, थोड़ा अलग, है ना। चलो, ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, मैंने फ्लोरीन के ऑक्साइड बता दिए। अब मैं आपको क्लोरीन के ऑक्साइड्स की तरफ लेके चलता हूं, आओ। कि अगर क्लोरीन है ना, क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात कर देते हैं कि अगर क्लोरीन है और आप उसके ऑक्सीजन ऑक्साइड्स की बात करते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनेंगे तो ऑक्साइड्स कौन कौन से तरह के ऑक्साइड बन सकते हैं, कौन कौन से तरह के बन सकते हैं। Cl2O बन सकता है, ClO2 बन सकता है ना। Cl2O बन सकता है, ClO2 बन सकता है, Cl2O6 बन सकता है, Cl2O7 बन सकता है। इस तरह के ऑक्साइड्स देखे गए हैं, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अनस्टेबल तो होते ही हैं, ये ध्यान रखना, वो तो हमने शुरू में ही लिख दिया था। ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, सारे के सारे। ब्रोमीन के लिए देख लेते हैं बेटा, ये हो गया आपका क्लोरीन वाला। पता है दिक्कत क्या हो रही है, वाकई में ये चीजें तो लास्ट में पढ़ाने वाली है, पर फर्स्ट में पढ़ाई जा रही है। तो ऐसा ऐसा सा फील तो आएगा कि क्या चल रहा है इस चैप्टर में, कि कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, इनको तो मैं लास्ट में बताता हूँ। आपको भी पता है कि ये सब मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, तो इस बार आपके लिए ही पहले लाया हूं मैं तो, कि भाई बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाए, कह रहे ये सब तो सिलेबस में नहीं है, ऐसे कर दे, तो उनके लिए पहले है बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस तरह के ऑक्साइड बन सकते हैं, Br2O बन सकता है, Br2O बन सकता है, Br O2 बन सकता है, Br O3 बन सकता है ना। ऑल आर वेरी लेस स्टेबल, ये जो है। और स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड में सबसे पहले जो आता है वो क्लोरीन आता है बेटा। क्लोरीन, फिर ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, फिर आयोडीन एंड फिर Br, ये सबसे पीछे जाता है ना, सबसे पीछे, सॉरी आयोडीन पहले आएगा, आयोडीन के स्टेबल होते हैं, फिर क्लोरीन और फिर Br, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ICl Br। ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ICl Br होता है ना। एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है, लिखा हुआ है कि ब्रोमीन के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन्स आर लीस्ट स्टेबल, ऐसा लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने पॉइंट लिखा हुआ है ना, नोट लगा के लिख देना कि ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन
आर लीस्ट स्टेबल। तो रीजन उन्होंने ये समझाया हुआ कि भाई देखो, आयोडीन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत होता है, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो ये कहता है कि जब आयोडीन आयोडीन जो है, समझना बात को, आयोडीन जो है आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये पोलर बॉन्ड होगा। ये क्या होगा? पोलर बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा ई एन क्या होगा इसमें? डेल्टा ई एन मोर, मोर डेल्टा ई एन है, तो ये पोलर बॉन्ड होगा। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से उसको स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी, पोलरिटी ज्यादा है उस बॉन्ड में। और क्लोरीन के लिए बोला हुआ है कि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है ना। क्लोरीन जो है वो क्या करता है, आप समझना मेरी बात को। बात आई स्टेबिलिटी की, तो ये कहता है कि मैं तो ऐसा बॉन्ड बनाऊंगा कि मेरे ऊपर चार्ज डेवलप होगा और चार्ज की वजह से मुझ में आयनिक कैरेक्टर आएंगे, और जब मुझ में आयनिक कैरेक्टर आएंगे तो मैं और ज्यादा स्टेबल बॉन्ड हो जाऊंगा। तो इस चक्कर में ये आयोडीन तो आ गया आगे। ठीक है, फिर क्लोरीन क्यों आगे है, क्यों जीते क्लोरीन? तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने में जो है वो कैपेबल है। आप देखना ऑक्सीजन क्लोरीन के मल्टीपल बॉन्ड्स दिखते हैं आपको, ClO2 ClO3, है ना, ClO4 ClO3 ClO2, हमने सब पढ़ा हुआ है, ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस। तो क्लोरीन का आप ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड देखोगे तो ये जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की औकात रखता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये जो है वो आयनिक करेक्टर लाने से स्टेबल हो गया। ब्रोमीन के साथ चोट हो गई। ब्रोमीन कहता है कि मेरे में उतने अच्छे से आयनिक करेक्टर भी नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन से ऊपर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन जितनी कम नहीं है बेटा। तो वहां पर डेल्टा ई एन का जो मतलब जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो इतना ज्यादा नहीं आया, कम ही है। मतलब वो पहली जगह पे मात खा गया, पहले रूल पे मात खा गया। दूसरा, ब्रोमीन की साइज बड़ी है तो वो डबल बॉन्ड भी नहीं बना सकता। क्लोरीन तक तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ब्रोमीन साइज में बड़ा है, डबल बॉन्ड बनाना, पाई बॉन्ड बनाना नहीं आता उसको। ब्रोमीन को साइज बढ़ने के साथ पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती जाती है क्योंकि साइज इंक्रीज होती है। तो ब्रोमीन दोनों जगह लैक कर गया। अब आपके पास आपकी एनसीईआरटी होगी, अगर उसमें आपने देखा तो आप देखोगे तो आपके वहां पे एक चीज लिखी होगी, लिखा है कि आयोडीन जो है वो बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से स्टेबल हो जाता है, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन बॉन्ड में पोलैरिटी की वजह से स्टेबल हो जाते हैं, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से स्टेबल हो जाता है, जबकि ब्रोमीन जो है वो दोनों में ही लैक कर जाता है। वहां पे लिखा हुआ है ब्रोमीन दोनों में लैक कर जाता है। इस वजह से उस वो बेचारा ब्रोमीन सबसे पीछे आ जाता है। कि ब्रोमीन के सबसे लीस्ट स्टेबल होने का कारण क्या है? क्या कारण है कि ब्रोमीन दोनों तरह से काम नहीं कर पाया, किस्मत खराब। ब्रोमीन की किस्मत क्या है बेटा? खराब। वहां मात खा गया, इसलिए इसके ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई और ये सबसे पीछे आ गया। ये समझ आई बात? हम्म, तो यहां लिख दो ऐसे कि मल्टीपल बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ब्रोमीन बोथ ब्रोमीन में दोनों की ही कमी है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ऐसे कर लो। सर आप चंबल रिवर फ्रंट घूम आए क्या? हाँ भाई घूम आया। सर दिस चैप्टर इज बोरिंग। ओ, डी एंड एफ ब्लॉक से तो अच्छा है। डी एंड एफ ब्लॉक से तो अच्छा है बेटा।
उसका तो कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपको बाकी की इनऑर्गेनिक पढ़नी है अभी भी बची हुई, तो भाई साहब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कम से कम रिवाइज कर लो 11th क्लास का, इसी में फायदा है। देखो ये ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का सिस्टम है कि तुमको पहले 12th पढ़ाई जाती है, वरना मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैंने तो अब तक जब भी किसी 12वीं के बैच को पढ़ाया था तो पहले 11वीं से ही शुरू किया था। पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग के बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ही क्या, है ना। तो वहीं से शुरू किया था, चाहे वो 12th के होते थे तब भी उनको पहले वही 2 चैप्टर पढ़ाए जाते थे, थोड़े फास्ट पढ़ा देते थे ठीक है, लेकिन पहले पढ़ाए जाते थे। अब अब क्या है कि थोड़ा सा आप मतलब ऑफलाइन वाली बात नहीं है तो वो मैनेज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर सिस्टम ऐसा ही होता है कि बाद में आपको 11th क्लास के, मतलब हम ये मान लेते हैं कि आप 11th खुद से देखकर रिवाइज कर लोगे, ऐसा मान लेते हैं हम। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें खुद को मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग स्कूल भी जाते हैं ना तो मैनेज नहीं होता, वरना ऐसे तो दिन में आपकी 4 क्लास लगा के एक क्लास 11th का ही लगवा देंगे। तो आपको स्कूल भी जाना होता है। ऑफलाइन में जनरली बच्चा डमी एडमिशन लेके बैठता है, उसका स्कूल का थोड़ा सा नहीं रहता है, तो ठीक है उसको पढ़ा देते हैं, उसके पास ज़्यादा टाइम होता है। ये चीज़ है। तो अब सही गलत क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मैटर है। मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें होती है। तो बेटर यही है कि आप 11th भी पहले साथ में रिवाइज किया करो, मतलब ठीक है। किसी के वीडियो को देखकर इतना कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, क्योंकि वो वीडियो उसकी पर्सनल चीज है, वो उसका पर्सनल ओपिनियन है कि वो कोई कहता है कि 11th में कुछ नहीं किया लेकिन मैंने 12th में ही 11th को बहुत अच्छे से कर लिया था, और मैंने लास्ट के 1 महीने में 11th पढ़ ली थी, लास्ट के 2 महीने में मैंने 11th क्लास को पूरा रिवाइज कर लिया था। तो वो अपनी बात कर रहा है बेटा, उसका उसके पास है, उसका लेवल उसके पास है, आपका लेवल आपके पास है। आप कब कर सकते हो, आपको कब करना चाहिए, ये आपका अपना है। मतलब आप इतना ज्यादा किसी की चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। आप जब भी कभी देखिए किसी चीज को, आप सुनिए, मोटिवेशन लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन पर्सनल ओपिनियन पे मत जाइए कभी। कोई कहता है कि आप मैंने ऐसे कर लिया, तो वो उसका पॉइंट है भाई, वो कर सकता होगा। आप देखो कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो ठीक है कर लो, नहीं कर सकते तो फिर आप अपना तरीका ढूंढिए। सिंपल सी बात है। क्योंकि आप उसको फॉलो करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज यही होती है, खुद को पहचान लो, उसके बाद डिसाइड करो सारी चीजें। बस देख लिया कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अरे ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे कर सकता है, तरीका तो बदल सकता है, तरीका तो बदल सकता है ना। ये चीज है। हो सकता है उसने उस वक्त किया, उसके समझ आया हो, आप अपने हिसाब से देखो यार, आपकी तैयारी आपके साथ। आयोडीन के साथ देखते हैं बेटा, आयोडीन के साथ देखते हैं। I2O4, I2O5 और I2O7 टाइप के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं। I2O4, I2O5 और I2O7 टाइप के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कलरफुल सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं। तो मैंने तो कहा ही है कि देखो आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इतना स्टेबल है कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। अरे रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड होते हैं उसके तो नेचर ही आयनिक कैरेक्टर हो जाता है बेटा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ये तो नेचर में ही ऑलमोस्ट आयनिक जैसे हो गए, ये I2O5, I2O4, I2O7, ये देखो। इसलिए ये सबसे आगे स्टेबल है कि रूम टेम्परेचर पे हो ही जाते हैं सॉलिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सॉलिड होते हैं, कलरफुल होते हैं। कलर नहीं दिए हुए हैं तो पूछना मत कि कौन सा कलर होता है, इंटरनेट जिंदाबाद, देख लेना बेटा। ठीक है भाई। I2O5 का एक यूज दिया हुआ है, I2O5 इज यूज्ड टू used in estimation कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जैसे हमारा वो प्रदूषण चेक करने वाला होता है ना, वो I2O5 से चेक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना एग्जॉस्ट से आपका बाहर निकल रहा है आपके व्हीकल से, वो चेक किया जाता है I2O5 से, प्रदूषण जांच केंद्र। हाँ ये वाला होता है, उससे यूज करते हैं।
चले भाई आगे, हैलाइड्स पे आ जाते हैं। अब आप सोचो हेलोजन की ही हेलोजन के साथ रिएक्शन आएगी, हेलोजन की ही हेलोजन के साथ रिएक्शन आएगी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा नंबर, कोई भी एलिमेंट और यहां पे हेलोजन। और मजे की बात पता है क्या है, कि इस बार यहां पे ये पहले से ही हेलोजन है, और हेलोजन प्लस हेलोजन क्या बनता है बेटा, इंटर हेलोजन। देखो खूब सारे एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ऐसे आपने नाम सुना, ClF, IF7, है ना, ClF3, BrF3, BrF5, नाम सुने ऐसे, नाम सुने। अब इनमें है क्या, सिर्फ हेलोजन ही तो है, एक हेलोजन दूसरा हेलोजन, इसको बोलते हैं इंटर हेलोजन। इंटर हेलोजन मतलब दोनों हेलोजन से ही बने हुए हैं। इधर वाला भी ग्रुप 17 हम पढ़ रहे हैं तो ये तो हेलोजन ही है, और ये वाला भी हेलोजन ही है। हेलोजन हेलोजन मिलके क्या बनेंगे बेटा, इंटर हेलोजन बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों इंटर इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों हेलोजन सेम तो नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे। तो हेलोजन, जो इंटर हेलोजन हैं वो तीन तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जैसे मान लो इसको आपने लिख दिया एक्स और इसको लिख दिया आपने एक्स डैश, तो ये इंटर हेलोजन जो बनेंगे वो बनेंगे एक्स एक्स डैश टाइप के, एक्स एक्स थ्री डैश टाइप के, और एक्स एक्स डैश फाइव टाइप के, और एक्स एक्स डैश सेवन टाइप के। +1 +3 +5 +7 टाइप के हेलोजन्स बनेंगे, है ना, +1 +3 +5 और +7 टाइप के इंटर हेलोजन्स बनेंगे बेटा। मेरा सवाल, क्या इंटर हेलोजन्स पोलर होते हैं या नॉन पोलर? आपसे पूछा जाए कि इंटर हेलोजन्स जो हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर होते हैं या नॉन पोलर? पोलर होते हैं या नॉन पोलर, बताओ। पोलर होते हैं या नॉन पोलर? डिपेंड ऑन ईएन। हाँ तो किसी की भी सेम नहीं है, और मैंने कहा दोनों डिफरेंट ही होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अब बताओ, सिर्फ क्योंकि यहां पे मैंने नॉन पोलर लिख दिया तुम्हारा भेजा घूम गया, बस। ये है तुम्हारी कंसंट्रेशन, तुमको तुम्हारी सोच से कोई भी हटा सकता है। इतने कमजोर हो तुम दिल के, मन के, क्यों? क्योंकि ऑप्शन दे दिया पोलर नॉन पोलर, ओ हो, अब क्या करें? सर ने लिखा है तो क्या पता नॉन पोलर भी तो होगा। लगाओ ना दिमाग। एक बच्चे ने जवाब दिया डिपेंड्स ऑन ईएन, मैं कह रहा हूं इधर दूसरा हेलोजन होगा और दूसरा हेलोजन इधर दूसरा होगा, तो बेटा मुझे बता ना, वो ईएन तो सेम नहीं हो सकती फिर। तो डिपेंड ऑन ईएन वाली बात खत्म हो गई ना। डिपेंड ऑन ईएन अगर तू बोल रहा है तो फिर तो वो हमेशा ही पोलर होगा, होगा ही वो तो नॉन पोलर की बात कहां से आ गई? नॉन पोलर की बात आ ही नहीं सकती ना बेटा। नॉन पोलर कैसे हो जाएंगे मुझे बता। नॉन पोलर तब होंगे ना जब दोनों तरफ सेम हो, सिंपल हेलोजन्स नॉन पोलर होते हैं, है ना, सिंपल हेलोजन्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल वाले हेलोजन, सिंपल हेलोजन्स, सिंपल हेलोजन्स क्या होते हैं? F2, Cl2, Br2, I2, बस। इंटर हेलोजन का मतलब अलग अलग होंगे, ये सिंपल हेलोजन है। मुझे बता ये क्या होते हैं बेटा, ये नॉन पोलर होते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आपसे पूछा जाए कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में। जैसे यहां पे इस तरह के मॉलिक्यूल्स है, इस तरह के, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, फिर इनके बीच में यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां सॉरी, हाँ पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच का अट्रैक्शन है, कहां ज्यादा होगा बताओ?
ये कौन सा अट्रैक्शन होगा? ये होगा एलडीएफ टाइप का अट्रैक्शन, कुछ याद आ रहा है? और ये होगा कौन सा? डाइपोल डाइपोल टाइप का। पोलर पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन होता है, याद आ रहा है? और नॉन पोलर में कौन सा होता है बेटा? एलडीएफ, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। सबसे आखिर वाला याद करो, केमिकल बॉन्डिंग आखिरी लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग आखिरी लेक्चर। सबसे कमजोर जो आपका, सबसे कमजोर फोर्स जो होता है वो क्या होता है बेटा? यही तो होता है बेटा, एलडीएफ। अब मुझे बताओ कि इंटर हेलोजेंस के, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इंटर हेलोजेंस के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इंटर हेलोजेंस आर हायर देन हेलोजेंस, देन सिंपल हेलोजेंस। रीजन बता सकते हो? अब आप बोलोगे कि नहीं, तो मैं बोलूंगा रीजन मैंने पहले बता दिया। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में रिश्ता गहरा है, डाइपोल डाइपोल है बेटा। और सिंपल वाले मॉलिक्यूल्स में F2 Cl2 इनके बीच में ये नॉर्मल वाला फोर्स है, लास्ट वाला जो कि वीक है। तो अब रीजन आपको समझ आया? ट्रू तो है, मुझे भी पता है, लेकिन ये रहा रीजन। बात समझ आई? अब आप सोचो, ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, जिसका लेखा जोखा मैंने पहले ही सल्टा दिया इधर, ठीक है? रही बात रिएक्टिविटी की, वो भी देख लेते हैं, और इनकी ज्योमेट्री भी देख लेते हैं। फिक्स होती है ये हमेशा, एक्स एक्स टाइप लिख दिया, ये नोट कर लिया, आगे चलो। ईएन क्या है, एक पूछ रहा है। मैं जरूरी नहीं समझता बेटा, अगर आप ईएन पूछ रहे हो तो आपके लिए एलडीएफ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, है ना? रहने दो, शायद आप ये भी रहने दो, है ना? कि मध्य प्रदेश भक्त प्रहलाद, जैसा आपको सोचना है सोचो, फर्क नहीं पड़ता। आप यहां अगर पूछ रहे हो कि ईएन क्या है, मुझे लगता है कि रहने दो, नहीं बताऊंगा। ईएन क्या है ये तो नहीं बताऊंगा, ठीक है? बाकी तुम देख लो अपने हिसाब से। अरे क्वेश्चंस अभी, मैं फिर वही बात है बेटा, क्वेश्चंस कैसे करवाऊं? इन चीजों से क्वेश्चंस आना भी तो चाहिए। अब आएगा वो, उन्होंने सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अब जैसे कल वाला लेक्चर हुआ, तो उसके क्या क्वेश्चंस होंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, वो हम पीरियोडिक टेबल में ही कर चुके होते हैं। साइज का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, वो ऑर्डर ही पूछेगा, और क्या पूछेगा मुझे बताओ? एक डीपीपी आज डलवाई है मैंने कल के लेक्चर को कंसिडर करते हुए, आप देखना उसमें से हो जाएंगे आपसे सवाल, वैसे टाइप के सवाल आते हैं। एलडीएफ क्या है? हाँ, एलडीएफ है। एलडीएफ क्या है सोच के बताऊंगा, ठीक है बेटा? 11th क्लास वीक फोर्सेस जाके पढ़ लेना, हर चीज यहां डिटेल में नहीं बता सकता ना बेटा। आप इस तरह से परेशान करोगे, कोई बात नहीं। तुमको लगता है कि तुम्हारे एक कमेंट से मैं वापस से सब कुछ पढ़ाने बैठ जाऊंगा? नॉट पॉसिबल। इतना अच्छा, सबसे बड़ी बात तो तुम जिस एरा में जी रहे हो, तुम जिस एरा में जी रहे हो, तुम्हारा पास यूट्यूब है, अपने ही कोचिंग के ढेर सारे 11th क्लास के, मेरे खुद के 11th क्लास के पी ब्लॉक के पता नहीं कितने लेक्चर होंगे उस पर, आप वहां से देख लो यार। आपको लगता है ऐसा तो बस तुमको देखना नहीं है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब चारों तरफ तुम्हारे मास्टर बैठे हुए हैं, चारों तरफ तुम्हारे कंटेंट है, लेकिन तुम्हारी समस्या आज भी वही है, क्या? पढ़ना नहीं है, ठीक है?
बहुत कुछ है तुम्हारे पास पढ़ने को, लेकिन तुम्हारा आज भी वही है, 2 मिनट ये देखा, 2 मिनट वो सोचा। जिंदगी रील हो गई है तुम्हारी, रील्स, रील्स जैसी जिंदगी हो गई है। 30 सेकंड आगे चलो, 30 सेकंड आगे चलो, 30 सेकंड आगे चलो, 30 सेकंड कॉमेडी, 30 सेकंड शायरी, 30 सेकंड सैड शायरी, 30 सेकंड प्यार वाली शायरी। आप खुद सोचो, आप एक आधे घंटे में कितने तरह की रील्स देख लेते हो। स्वाद ही तुम्हारी वो हो गया ना तुम्हारा, तुम बोर हो जाते हो। दो चीजें तुम्हारे सेम हो जाती है, तुमको लगता है नहीं अब कुछ और चाहिए। इतना तुम्हारे पास इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। अरे यार तुम एक को सेलेक्ट करके देखो तो सही। किसी का भी वीडियो चलाओगे, 2 मिनट चलाओगे, बंद कर दोगे, ए बढ़िया नहीं पढ़ा रहा ये तो। अरे भाई, तू कहाँ है, वो कहाँ है, कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। किसी भी टीचर के लिए तुम ये तो नहीं बोल सकते कि वो बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है। इतनी औकात तो नहीं रखते तुम। वो तुम तब रखोगे जब तुमको आता हो। मैं कहता हूं शुरू करो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? तुम एक दिन एक टीचर का वीडियो देखते हो और अगले दिन अपने दोस्त से बात करते हो, वो कहता है इसके मत देख, उसके देख। भाई, उसको अगर कैटरीना कैफ अच्छी लगती है तो वो कैटरीना कैफ देखेगा ना, और तुझे अगर कुछ और अच्छा लगता है तो तू कुछ और देख। ये तो टेस्ट टेस्ट की बात है। उसको उससे समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे को भी समझ नहीं आएगा। तो हमेशा अपना टीचर किसी के कहने से सेलेक्ट मत करो। आपको किससे समझ आ रहा है उससे पढ़ो, क्योंकि वो नहीं आएगा तेरी जगह पेपर देने। ये पढ़ो। ये गलती कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए। तुम ठहरे नादान बालक, 4 ऑप्शन में से एक सही नहीं होता, वहां 40 मिलते हैं तुमको। तुम फंस कहां रहे हो? तुम वहीं फंस रहे हो। ठीक है, तुम वहीं फंस रहे हो कि एक नहीं बहुत सारी है, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, और ऐसे में कहीं भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होएगा बेटा फिर। चलो, मोए मोए देख रहे हो वहां पे। प्लीज आप मुझे दरवाजा खोल देंगे? ओह तुम्हारे हाथ नहीं है, मोए मोए, मोए मोए, क्या आप मुझे नीचे उतार देंगे? तुम्हारे पैर भी नहीं है, मोए मोए, मोए मोए। अरे यही देख रहे हो तुम भाई। अरे वो पैसा कमा रहे तुमको दिखा के, मैं अपनी क्लास छोड़कर रील देखने लग जाऊं, गलत हूं? उसी तरह से अगर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर रील देखने लग जाओ, गलत हो। एक टाइम होता है फिक्स, वो करो, उसी में देखो बस। पूरे दिन मोए 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 मोए। आओ अब क्या लिखना है, हेलोजन्स के बारे में ही पढ़ रहे थे हम। एक्स एक्स डैश वाले जितने होते हैं, एक्स 3 डैश वाले, एक्स 5 डैश वाले, एक तो 2 बार एक्स। देखो मैं कितना शरीफ हूं, मुझे 2 बार एक्स भी एक साथ नहीं बोला जा रहा, मतलब एक्स एक्स 2 बार नहीं बोला जा रहा मेरे से, है ना? इतना शरीफ हूं मैं। एक्स 7 डैश। हम्म। अरे जो ये रिएक्शन ही तो चल रही है पगलेट, रिएक्शन ही तो चल रही है, हेलोजन की हेलोजन के साथ इंटर हेलोजन बनेगा। यस, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मैंने उस एक्स की बात करी है, इसकी। वो जो कहते हैं ना कि वो मेरा एक्स है, वो मेरी एक्स है, वो है। और तुम जो बात कर रहे हो ना, वो अलग है। यस, ये हमेशा लीनियर होंगे, जब भी।
और ये जो होंगे ये हमेशा कौन से होंगे, ये बेंट टी शेप होंगे। और ये जो आपके होंगे पांच, पांच वाले, तो ये होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। और ये सात वाला होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हम्म, जैसे ClF3 हो गया, BrF3 हो गया, ऐसे। ये जैसे BrF5 हो गया, ये IF7 एकमात्र एग्जाम्पल है इसका, तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर में और कुछ होता ही नहीं है। ये जैसे ClF हो गया, है ना, लीनियर होता है। इस तरह से चीजें होती हैं। आप निकाल भी सकते हो खुद से भी, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया। फिर आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर, जुगाड़, फिक्स है। ये फिक्स का मतलब है F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव, I मतलब इंटर हेलोजेंस, और X मतलब हेलोजेंस अदर देन F2। F2 उधर जाएगा हेलोजेंस, क्योंकि रिएक्टिविटी इंटर हेलोजेंस की ज्यादा होती है जनरली, एक्सेप्ट F2। ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो भी आप सही करोगे कि फ्लोरीन को छोड़ के इंटर हेलोजेंस ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हेलोजेंस, तो आंसर होगा सही है, ट्रू बात है, क्योंकि वो बोल रहा है फ्लोरीन को छोड़ के, हेलोजेंस में से सिर्फ फ्लोरीन यहां निकल कर आया है। और मैंने आपको तरीका दे दिया है कि रिएक्टिविटी का जुगाड़ क्या है बेटा, फिक्स है। फिक्स मतलब F फॉर फ्लोरीन, I मतलब इंटर हेलोजन, X मतलब अदर हेलोजेंस, है ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है भाई। और फ्लोरीन ये क्यों ऐसा कर गया, है ना, और फ्लोरीन का काम ऐसा क्यों हो गया, वो इसलिए, रीजन है, रीजन क्या है, ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी। और उसमें भी लोन पे रिपल्शन 11th क्लास याद करो। तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड तुरंत टूट जाता है, रिएक्टिव हो गया। F2 इसलिए रिएक्टिव हो गया क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है जल्दी से। क्यों टूट जाता है, क्योंकि वहां लोन पे रिपल्शन होता है। क्या होता है बेटा, लोन पे रिपल्शन। 11th क्लास बॉन्ड स्ट्रेंथ केमिकल बॉन्डिंग, याद आया? नहीं नहीं नहीं, वो लोन पेयर नहीं, वो लोन हर्षिता, वो नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो VSEPR है। नहीं 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 नहीं, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीक हो जाता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से। फ्लोरीन फ्लोरीन जो है वो उसका भी ऑर्डर चेंज हो जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है फ्लोरीन अपने हेलोजेंस में, याद करो। तो वो चीज आपको याद होगी मेरे ख्याल से, आप 11th क्लास में बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट देखना, मैंने वहां बता रखा है आपको, है ना। सेकंड पीरियड एलिमेंट सिंगल बॉन्ड वाले में ये दिक्कत आती है। अब बात आती है हेलोजेंस की, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन्स की, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। 15th ग्रुप वाले बनाएंगे, 15th ग्रुप वाले बनाएंगे, यस। इसमें लिख दो E+H2 हाइड्राइड्स, और ये हाइड्राइड्स बनाएंगे इस तरह से, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप।
अगर एलिमेंट 16th ग्रुप का है, 15th ग्रुप का है, तो बनेगा किस तरह का? EH3 टाइप का, ये बनेगा H2E टाइप का, और ये बनेगा आपका HE टाइप का। HE का मतलब है HF, HCl, HBr और HI। ठीक है। H2E का मतलब है H2O, H2S, H2SE और H2TE टाइप के हाइड्राइड्स बनेंगे। और ये बनेंगे आपके NH3, PH3, ASH3 और SBH3, इस तरह के बनेंगे। समझ गए बात को? कि अगर एलिमेंट आपका 15, 16, 17 है, तो हाइड्राइड किस तरह के बनेंगे? इस तरह के बनेंगे। 15 के हैं तो वो ऐसे बनाएंगे, 16 के हैं तो वो ऐसे बनाएंगे, और 17 के हैं तो वो ऐसे बनाएंगे। ये चीज क्लियर हुई? अब इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इन सब की हैं वो हम देख लेते हैं। आइए इसको स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं। ये तो आप लिख ही लोगे, खैर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्लाइड को कॉपी करके आपको जादू दिखाते हैं। आइए, वक्त हो चला है जादू का। दोबारा लिखने पड़ेंगे आपको। हम्म। रुक जा यार, रुक जाना भाई। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होता है 1, 1, 2। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होता है 2, 1, 1। तो इसका जो जुगाड़ है वो है 2, 1, 1, और इसका जो जुगाड़ है वो है 1, 1, 2। मेल्टिंग पॉइंट का, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का टॉप टू बॉटम का जुगाड़ है। अब आप बोलोगे सर ये टॉप टू बॉटम का जुगाड़ कैसे हुआ, आपने तो खाली ये नंबर लिखे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है इनकी पोजीशन है अपने अपने ग्रुप में। ये क्या है बेटा? अपने अपने ग्रुप में इनकी पोजीशन है। अगर ये एक नंबर है तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ये क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा? 4। ये क्या, अगर 2 ये हैं तो एक ये होगा, ये 3 होगा क्योंकि 2 ऊपर चला गया, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? 4। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ये 1 है, 2 वो है, तो इसका मतलब है ये 3 होगा, ये 4 होगा। ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4। अच्छी बात है, ये उधर और इधर दोनों तरफ सेम रहता है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कितने सवाल हो गए? 6। 6 सवाल हो गए। कैसे? ये 6 ग्रुप है, मतलब ग्रुप 3 है, लेकिन उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सवाल हो गया। तो दो दो सवाल हो गए सबके लिए। हर एक ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। जुगाड़ याद करने का तरीका है, बॉइलिंग पॉइंट का याद रखना बेटा, उल्टा मत कर देना। ये 2 से शुरू होता है, क्यों? क्योंकि ये बी से शुरू होता है, और बी जो है वो दूसरा अक्षर होता है। तो 2, 1, 1 से शुरू होता है बॉइलिंग पॉइंट का। और ऐसा होता क्यों है? एच बॉन्डिंग की वजह से।
ये जो 112 है और ये जो 211 है, ये बेसिकली अमोनिया H2O और HF की पोजीशन है अपने अपने ग्रुप में। ये पोजीशन एक नंबर इसकी दो, एक नंबर इसकी दो नंबर। अदरवाइज नॉर्मली किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। तो अगर H बॉन्डिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, तो इसका सबसे कम होता, फिर इसका ज्यादा होता, फिर इसका ज्यादा होता और इसका फिर ज्यादा होता, तो फिर तो स्मूथ वेरिएशन चलता, फिर तो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। लेकिन H बॉन्डिंग की वजह से NH3H2O HF के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स उम्मीद से ज्यादा आते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक्स्ट्रा अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। वही एक्स्ट्रा अट्रैक्शन रीजन बनता है इनके उम्मीद से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होने के अपने अपने ग्रुप में। क्लियर है? तो ये तो सवाल के फॉर्म में मैंने आपको करवा ही दिया है। अब आओ आपको एक चीज और करवा देते हैं। इनके लिए खूब सारी चीजें अभी तो आपको बताना बाकी है, तो अभी और कर लेते हैं। कह रहे पागल हो गया ये आदमी आज। एक तो कॉपी करना था पहले। हम्म, हम्म, चलो देखते जाना। इन सब के लिए मैं आपको टॉप टू बॉटम के सवाल करवाता हूं। कितने सवाल कराऊंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। इन सब में सबसे पहला पॉइंट पकड़ो, सबसे पहला पॉइंट ई एच बॉन्ड लेंथ। सर ई क्या है? कोई सा भी एक एलिमेंट जो ई है और हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डेड है। मेरा सवाल टॉप टू बॉटम ई और एच की बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी, कौन बताएगा? पहला सवाल ही यही है, और देखना इससे कितने सवाल बनेंगे। जल्दी बताओ। ई एच बॉन्ड लेंथ इन सब में टॉप टू बॉटम, इन सब के अंदर, इन तीनों ग्रुप में टॉप टू बॉटम है ना, इन तीनों ग्रुप में टॉप टू बॉटम बताओ। बढ़ेगी, यस। तो पहला सवाल हो गया, ये इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि इसकी वजह से, है ना, ये कितना सवाल हो गया? पहला सवाल हो गया ये स्टार वन स्टार टू। ई एच बॉन्ड स्ट्रेंथ, चलो ये बताओ ई एच बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ई एच बॉन्ड स्ट्रेंथ जल्दी बताते जाओ। लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ घटेगी। लंबी लकड़ी को तोड़ना क्या होता है बेटा? आसान होता है। ये लो हमने डिक्रीज कर दी। अगला पॉइंट इनमें से, मतलब वाकई में देखा जाए तो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी क्या होगी? घटेगी। फिर मैं पूछूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक ही बात है, एक ही बात है, ऊपर वाला और नीचे वाला। अगर स्ट्रेंथ घट रही है तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, यानी कि नीचे आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा? घटेगी। अगर बॉन्ड टूट जा रहा है, अगर बॉन्ड टूट जा रहा है तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी। आप कह रहे हो नीचे आने पर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, नीचे आने पर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो मतलब नीचे वाले थर्मली लेस स्टेबल हुए, तो यानी कि नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी भी घट रही है। ऊपर वाले ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि नीचे वाले बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये तो हो गई थर्मल स्टेबिलिटी की बात। अब सोचो मैंने इनको सबको पानी में डालना है। थोड़ी सी कहानी चेंज करते हैं, थोड़ी सी कहानी चेंज करते हैं, और वो कहानी क्या होगी कि H प्लस डोनेशन टेंडेंसी, H प्लस डोनेशन टेंडेंसी इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो ये सब तो इससे निकले हुए हैं, ये इससे निकला हुआ है, ये भी इससे निकला हुआ है, ये भी इससे निकला हुआ है, ये भी इससे निकला हुआ है। ठीक है, ज्यादा बन गया क्या? हम्म, ये सब तो इसी से निकले हुए हैं, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ से देख सकते हो। अब एक नया तरीका ढूंढते हैं। मैं कह रहा हूं कि इन कंपाउंड्स को अगर मैं पानी में फेंकूं, इन कंपाउंड्स को अगर मैं पानी में फेंकूं, तो H प्लस डोनेशन टेंडेंसी एक्वस मीडियम में क्या होगी बेटा?
इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो वो पानी के अंदर टूट भी ज्यादा जल्दी जाएगा। और अगर ऐसा है तो बताओ एसिडिक नेचर, बताओ एसिडिक नेचर इन एक्वस मीडियम, एसिडिक नेचर सीधा ही लिख दो, एसिडिक नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड वीक है, तो H प्लस डोनेशन टेंडेंसी भी बढ़ेगी। अब एक नया और चीज सीखते हैं, आ जाओ एक और नई चीज सीखते हैं। आओ, क्या सीखेंगे इसमें? इस बार कुछ अलग सीखेंगे। मुझे बताओ, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, रिडक्शन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताना। हाइड्रोजन के मतलब मैं आपसे पूछूं कि H हाइड्रोजन, नॉट H प्लस, H नॉट H प्लस, H रिमूवल टेंडेंसी। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन रिमूवल टेंडेंसी का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी नीचे आने पर क्या हो रही है? बढ़ेगी। और अगर ऑक्सीडेशन बढ़ेगा खुद का, तो जरा बताओ रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। नीचे आने पर एच रिमूवल टेंडेंसी इंक्रीज होगी। एच रिमूवल टेंडेंसी इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। ये तो पता ही होगा, रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, और क्या देख सकते हो इनके बारे में? और क्या देख सकते हो? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पीछे बता दिया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पीछे बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बॉन्ड एंगल देख सकते हो। बॉन्ड एंगल क्यों? सिर्फ इनके लिए। इसके लिए तो क्या ही बॉन्ड एंगल देखोगे, ये तो लीनियर है, सारे ही 180 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल 15th और 16th ग्रुप के लिए ही है। 17th के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लीनियर ही है। 17th वाले सारे लीनियर है, तो उसके लिए बॉन्ड एंगल क्या देखेंगे? तो इनमें मुझे बताओ बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? बता, देखो सराउंडिंग एटम क्या है? सेम है। लोन पेयर भी सबके पास क्या है? एक एक है। इधर भी वही है, दो दो लोन पेयर हैं, सराउंडिंग एटम सेम है। तो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी। अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल याद आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग का? घबराहट तो नहीं हो रही है? घबराहट तो नहीं हो रही? हो रही है तो बता दो। और लिखोगे? लुइस बेसिक, लुइस बेसिक नेचर। वो भी सिर्फ 15-16 के लिए ही देखेंगे बेटा अपन। वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। NH3 का जो लोन पेयर है वो जल्दी डोनेट होता है, PS3 का लोन पेयर देर से डोनेट होगा। तो लुइस बेसिक नेचर भी क्या होंगे बेटा? डिक्रीज होगा। ये रहे आपके सवाल, गिन लो जरा कितने सवाल हैं। और ये जितने सवाल हैं और वो हर ग्रुप के लिए है, तो इंटू 3 कर देना। लाइक अगर 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, अगर ये 8 हैं तो इंटू 3 कर देना। ये 24 25 के आसपास क्वेश्चन है ये, है ना। ये मतलब मेरे ख्याल से 20+ मान लो, चलो अपन इसके लिए नहीं माने, इसको हटा भी दें दो प्रॉपर्टी में से। तो ये कम से कम 21-22 सवाल तो आपके सामने आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और 21-22 तो ये हो गए, और आपके 6 सवाल ये हो गए। तो ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस का सेट बनता है। 30 क्वेश्चंस, 30 सवाल में से वो कुछ भी सवाल पूछ सकता है। 30 सवाल, ये 30 सवाल आपके एक साथ हो चुके हैं। लगभग 30 सवाल हो गए आपके। मजा आया एक साथ?
हाँ छुट्टी दे रहे हैं। और दुनिया कहती है मैं सवाल नहीं करवाता। चलो, तो ये हमारा आज टॉपिक ही नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। हम बेसिकली एनसीईआरटी, कल एनसीईआरटी अपने साथ रख लेना, 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी अपने साथ रख लेना। ये चीज हम, रीजन तो यही है सब जगह, है ना, रीजन तो यही होंगे, लेकिन हम इनके एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और उनमें रीजन वगैरह वही सब होंगे जो हमने, रीजन यही रहेंगे। हर बात का रीजन ये चार रीजंस में छुपा होगा, लेकिन हम उनको पैराग्राफ में पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये एनसीईआरटी ले आना कल, मतलब अपने पास रख लेना 11th और 12th दोनों की। ये सारी चीजें हम कल करने वाले हैं, ठीक है बेटा। सिर्फ साथ में रीड करना है उसको, नोट्स नहीं पढ़ने उसके, बनाने नहीं, मतलब लिखना नहीं है आपको। चलिए, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।